गुड मॉर्निंग। मैं केएस मुरारे आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केएस मुरारे जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति के तहत जो राष्ट्रवाद की भावना उभर कर सामने आई थी, उस राष्ट्रवाद की भावना के संदर्भ में ही बढ़ते प्रतिरोध को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय पर संवैधानिक सुधार का प्रयास किया गया और उसी संवैधानिक सुधारों के प्रयास में 1909 और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था और इस 1909 और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने का एक नया उपकरण ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 1909 और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो कुछ भी विशेषताएं या कुछ प्रावधान किए गए थे उसकी चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी चर्चा करूंगा। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता। 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार का नाम दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार का नाम दिया गया क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो भारत में वायसराय हुआ करते थे। इसी कारण से भारत सचिव और वायसराय के नाम पर ही इस सुधार अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है। अब इस सुधार अधिनियम की जो खास विशेषताएं हैं उस पर विशद चर्चा हो जानी चाहिए। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकारों में काफी वृद्धि किया। केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इसकी संख्या एक समान नहीं था, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था। दूसरी विशेषता यह थी कि इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इन दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, यानी विधान परिषद में जो चर्चा होता था और जो कार्य होता था उसका दायरा बढ़ा दिया गया। जैसे कि अनुपूरक प्रश्न पूछना या बजट पर संकल्प रखना, इस तरह के जो कुछ कार्य होते थे या फिर परिषद में जो चर्चा होता था इसको बढ़ा दिया गया। इससे पहले, इस अधिनियम से पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो इस सुधार अधिनियम की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलती है तो उसमें यह देखा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और इस तरह से इस अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। तो इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को जो है सो गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। ये एक सुधारात्मक प्रवृत्ति थी और भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने का एक उपकरण भी उभर कर सामने आया ताकि राष्ट्रवाद कमजोर हो। दूसरी इस अधिनियम 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम का एक खास विशेषता जो काफी रिलेवेंस था उस समय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के हितों के लिए, क्योंकि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यानी कहने का आशय है कि इस मार्ले मिंटो सुधार के तहत
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया, क्योंकि यह जो है पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए दिया गया, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रवाद को बांटने का प्रयास था। यानी राष्ट्रवादी चेतना जो काफी मजबूती के साथ एकताबद्ध होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा था, उस राष्ट्रवाद को कमजोर करने का एक नया उपकरण 1909 ईस्वी के मार्लियामेंटो सुधार के तहत मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया गया था पृथक रूप से, और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो ये पृथक निर्वाचन, इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि पृथक निर्वाचन और आरक्षित निर्वाचन दोनों में बेसिकल डिफरेंसेस है। क्योंकि पृथक निर्वाचन जो होता है किसी खास समुदाय या वर्ग के लिए ही पृथक किया जाता है, और उस निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार हुई उसी पृथक समुदाय या वर्ग से रहता है, और मतदाता भी उसी पृथक समुदाय या वर्ग से रहता है। जबकि दूसरे तरफ हम देखते हैं कि जो आरक्षित या सुरक्षित सीट रहता है, वहां निर्वाचन की जो पद्धति है वहां केवल और केवल उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जाता है, और मतदाता सभी वर्ग के लोग उसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी गैर मुस्लिमों को मतदान से वंचित कर दिया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से यह जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों को देकर जो प्रदान किया गया था, इसी संदर्भ में लॉर्ड मिंटो जो तत्कालीन वायसराय थे उसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसके अलावे जो इस अधिनियम की जो एक और खासियत थी कि इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। यह न केवल मुस्लिमों और हिंदुओं को पृथक किया, बल्कि विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान कर भारत में जो बुद्धिजीवियों की जो बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावना थी उसको भी कमजोर करने का यह एक प्रयास था ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 1909 ईस्वी का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म है, यह न केवल भारत में वैधानिक सुधार था, बल्कि भारत में ब्रिटिश के खिलाफ बढ़ते हुए राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करने का एक उपकरण था, और कुछ हद तक इस उपकरण को स्थापित कर राष्ट्रवाद को कमजोर करने में ब्रिटिश सफल भी रहा। तो इस तरह से यदि कोई बात करे कि किस तरह से ये संवैधानिक सुधार भारत के हित में था या फिर भारत के खिलाफ था, तो दो संदर्भों हम लोग देख सकते हैं। पहला कि कम से कम गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार भारतीयों को मिला, यह एक पॉजिटिव पक्ष था। लेकिन इससे कहीं अधिक जो नकारात्मक पक्ष दिखता है वह था डिवाइड एंड रूल, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके दिया गया था। अब मैं आप लोगों के साथ 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पर चर्चा करूंगा। भारत शासन अधिनियम 1919, मैंने पहले भी बताया कि भारत में जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता के द्वारा एक समान कानून आरोपित किया जा रहा है, स्वाभाविक है जब एक समान कानून आरोपित किया जा रहा है तो एक समान उसके प्रति प्रतिक्रिया होगी, और उसी तरह की जो प्रतिक्रिया होगी तो राष्ट्रवाद उभर कर सामने आएगा। और उसी राष्ट्रवाद के संदर्भ में उस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए समय दर समय ब्रिटिश प्रभुसत्ता भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर उसे कमजोर करने का प्रयास किया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक 10 साल के बाद, यानी 1909 ईस्वी का मार्लियामेंटो रिफॉर्म के अगले 10 साल के बाद 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया।
चलिए, तो इस पर चर्चा करता हूं कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसका जो बैकग्राउंड है, यानी जो पृष्ठभूमि था, वह कह रहा है कि भारत में क्रमिक रूप से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। यह ब्रिटिश जो है 20 अगस्त 1917 को पहली बार इस बात की घोषणा किया। क्रमिक रूप से 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 ईस्वी से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव हुआ करता था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, इसमें वायसराय, और ये भारत सचिव। तो जिस तरह से मार्ले 1909 ईस्वी में भारत सचिव था, उसी तरह से मॉन्टेग्यू 1919 ईस्वी में भारत सचिव था। जिस तरह से मिंटो वहां मिंटो वायसराय के रूप में कार्य कर रहा था भारत में, उसी तरह से चेम्सफोर्ड वायसराय के रूप में कार्य कर रहा था। तो इस दोनों के कार्यकाल में यह सुधार लाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया है। अब इस अधिनियम की जो खासियत है, इस अधिनियम को जो मेन फीचर है, उस पर चलें। जिस तरह से यहाँ पृथकतावादी सिद्धांत को लाकर भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर किया, इसका भी पहलू लगभग उसी तरह से। इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो कहा गया है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया है। यानी केंद्र और प्रांत के बीच जो है विषयों को बांट दिया गया और उसे अलग कर राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण कम कर दिया गया है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मकता ही बनी रही। दूसरी खासियत इस 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का था कि इसने प्रांतीय विषयों को फिर से दो भागों में विभाजित कर दिया, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। तो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो विषय था, उस विषय को दो वर्गों में बांट दिया गया था, खासकर प्रांतीय विषयों को, जिसमें एक हस्तांतरित विषय था और दूसरा आरक्षित विषय। इसको दो वर्गों में बांट, जो प्रांतीय विषय मैंने पहले ही बताया कि इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य को अलग अलग विषय बांट दिया गया, अलग अलग सूची बना दिया गया कानून बनाने का, और उसमें जो प्रांत का जो विषय है, उस प्रांतीय विषयों को भी जो है सो दो वर्गों में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था, इस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो इस तरह से शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैत शासन या फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट कहा गया है। शासन व्यवस्था की इस तरह की जो चर्चा हुई है, यह भी एक कह सकते हैं कि एक विभाजन की नीति थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, और भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को जो एक संयुक्त धारा चल रही थी, उसको कमजोर करने का प्रयास किया गया और कानून बनाने का जो डिवाइडेशन किया गया, उसमें राज्य से को जो बांटा गया, उसमें गवर्नर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। तो इस तरह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म काफी ब्रिटिश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इस अधिनियम की एक और खासियत है
कि इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, यानी कि जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। तो कहने का मतलब है कि इस रिफॉर्म के तहत संसदीय व्यवस्था जो है वो दो रूपों में हो गया, द्विसदनीय हो गया, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। इस अधिनियम के तहत पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था इसी अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया है। इसके अलावा इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया था। यानी 6 जो कार्यकारी परिषद के मेंबर होते थे वायसराय के, उसमें से 3 भारतीयों को होना अनिवार्य कर दिया। और उस 3 में एक का अपवाद था, एक्सेप्शन था कि कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा, कमांडर इन चीफ इंग्लैंड का होगा, यूरोपीय होगा, भारत का नहीं होगा। ठीक, तो इसके अलावे जो कुछ और महत्वपूर्ण खासियत विशेषताएं या मेन फीचर है इसकी, उस पर भी और चर्चा कर रहा हूं कि इस अधिनियम ने यानी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। जिस तरह से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया था, उसी तरह से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के आधार पर भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों और सिखों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को और कमजोर करने का एक नया उपकरण इस अधिनियम के माध्यम से लागू कर दिया, ताकि भारत में राष्ट्रवाद कमजोर हो और ब्रिटिश लंबे समय तक भारत में अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने में सफल हो। इसके अलावा इस अधिनियम ने संपत्ति यानी एसेट, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। ठीक है, अच्छी बात है कि लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, लेकिन हर सेक्टर में नहीं, एजुकेशन सेक्टर में या फिर एसेट वाले सेक्टर में या फिर जो टैक्स प्रोवाइड करता है वैसे लोगों को जो है सो केवल मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। बाकी सामान्य लोगों को यह अधिकार अभी भी वंचित रखा गया। इसके अलावा इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया, यानी लंदन में भारत का एक एम्बेसडर के कार्यालय को खोला गया और अब तक भारत सचिव द्वारा यानी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के द्वारा जो किए जा रहे कुछ कार्य थे, उस कार्य को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत एक पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसलिए 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इस तरह से अभी जो देखते हैं कि संघ लोक सेवा है, उसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग था आजादी से पहले 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म तहत, उसको ही परिवर्तित करके आजादी के बाद केंद्र की जगह पर संघ लगा दिया और वो जो अभी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पहले सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ। तो इस तरह से एक पब्लिक सर्वेंट की नियुक्ति करने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया और 1926 ईस्वी में इसकी भर्ती के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। इसके अलावा
इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग यानी एक लॉ कमीशन का भी गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी एक विधि आयोग जो है वह जो अधिनियम बनता था उसका 10 वर्ष के बाद जांच करता था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था। और इसी अधिनियम के बाद जो लॉ आयोग बना था उसी लॉ आयोग यानी कि लॉ कमीशन के आधार पर ही जो है 1929 ईस्वी में अगला अधिनियम आने वाला था। लेकिन उस लॉ कमीशन की सिफारिश आया कि नहीं, भारत में बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद है, इसको कमजोर करने के लिए भारत में 1919 ईस्वी की जो कमजोरियां थी सुधार का, उसको दूर करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया और उसी के संदर्भ में साइमन को भारत आना पड़ेगा और साइमन कमीशन भारत आया। खैर, साइमन की चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगा और शायद कर लूंगा तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 1909 और 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेस फॉर रिफॉर्म है वह भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने और ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने का एक नया उपकरण स्थापित करने का प्रयास था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं एक प्रश्न देता हूं कि पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, इसको कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एक्ट के संबंध में, और आपको यह अच्छा लगा हो इस पर लाइक करते हुए कमेंट को आप लिखेंगे ही, साथ ही इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट में दें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।